Hey guys, welcome to the channel and today we are going to continue with previous year paper analysis. So इसमें आज हम basically सारे sequences discuss करेंगे जो इस question paper में आया था and जितने भी इसके previous parts हैं you can have a look at the channel. So let's begin with it. So the 31st question is arrange the following food items in increasing order of their iron content per 100 gram of food. So options are soya flour, स्पिनच, बाजरा, ग्राउंडनट्स एंड जागरी. सो इसका जो हमारा सबसे मिनिमम है वो है स्पिनच में, देन ग्राउंडनट्स, ग्राउंडनट्स के बाद थर्ड हमारा जागरी आता है, फोर्थ इज़ बाजरा एंड फिफ्थ इज़ सोया फ्लावर. सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन बनता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1. सी सोया फ्लावर में हमारा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ आयरन कंटेंट होता है पर 100 ग्राम एंड वही स्पिनच में सबसे कम होता है. सो उस अकॉर्डिंग ये हमारी सीक्वेंस बन जाता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सिट्रिक एसिड साइकिल. सो जो सिट्रिक एसिड साइकिल होता है उसको हम TCA यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं या क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं. सो इन केस अगर इनका नाम चेंज होकर क्वेश्चन पेपर में आए सो ध्यान रखना इस चीज़ को. सो it is basically a chemical reaction used by all aerobic organisms to release the stored energy through the oxidation. So इसका main purpose होता है to generate energy, synthesis of NADH and production of amino acid. So options के according अगर हम इनके steps देखें so इसका हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 जिसमें हमारा फर्स्ट है हमारा D, that is acetyl CoA, then comes citrate, then is alpha ketoglutarate, then is succinate, then fumarate and the last is oxaloacetate. Now our next question is arrange in the correct sequence the steps involved in food production in a commissary system. सी नाउ फूड प्रोडक्शन के हमारे 4 टाइप्स होते हैं, जो 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं. फर्स्ट इज़ कन्वेंशनल, सेकंड इज़ रेडी प्रिपेयर्ड, थर्ड इज़ कमिशनरी एंड फोर्थ इज़ असेंबली सर्विस. सो इसकी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी प्रॉपरली डिस्कस करके. सो अगर हम इसमें देखें कमिशनरी सिस्टम वो क्या होता है, इसमें फूड जो होता है एक सेंट्रली एक प्लेस पे सारा बनता है. फूड जो होता है इट इज़ प्रिपेयर्ड सेंट्रली एट वन प्लेस but it is distributed to several remote areas for final preparation and service. So एक जगह बन के वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अपनी चेन में कह लो या फिर रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे वो फाइनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं. सो इसका अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो जैसे बरिस्ता हो गया एक एग्ज़ाम्पल, या मैकडी हो गया या पिज़्ज़ा हट हो गया, जहाँ पे जितना भी मेन है आपका डो से लेके मिल्क से लेके या कॉफ़ी अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो जितना भी मेजर कंटेंट होता है वो हाफ वे प्रिपेयर होके सेंट्रल एरिया से ही आता है. एंड यहाँ पे रिमोट एरियाज़ पे जहाँ पे हम लोग जाते हैं पर्टिकुलर शॉप पे वहाँ पे ये लोग फाइनल प्रिपरेशन करके सिर्फ सर्विस करते हैं. सो ये होता है हमारा कमिशनरी सिस्टम. ना अगर हम इसके ऑप्शंस देखें उसके अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस है उसमें सबसे पहला हमारा आता है होल्ड रेफ्रिजरेटेड रॉ मटेरियल, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप. सेकंड इज़ प्रोडक्शन, third comes rapid chill, fourth is portioning, fifth is cold hold, sixth is reheat and seventh is service. So इसका जो हमारा आंसर बन जाता है that is option number 2. Now next comes question number 34. Give the correct sequence of preparing a puff sleeve with band and its attachment to the garment. सो इसका हमारा सीक्वेंस जो बनता है सबसे पहले हम गैदरिंग ऑफ लोअर अंडर आर्म ऑफ स्लीव करते हैं, देन इज़ अटैचिंग द बैंड, थर्ड इज़ फ्लैटरिंग द बैंड, फोर्थ इज़ स्टिचिंग अंडर आर्म सीम ऑफ स्लीव्स, फिफ्थ इज़ फिनिशिंग ऑफ बैंड, सिक्स्थ इज़ गैदरिंग ऑफ कैप लाइन एंड सेवेंथ इज़ अटैचिंग स्लीव इन द आर्म होल. सो इसका जो हमारा कोड बन जाता है दैट इज़ नंबर 1. ये इसका करेक्ट आंसर है. नाउ कमिंग टू 35th क्वेश्चन, गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेकिंग लिनन फाइबर. सो जो लिनन हमारा होता है वो फ्लाक्स से बनता है. सो
उसके अगर हम स्टेप्स देखें सो उसका सबसे पहला हमारा स्टेप होता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं दे टेक अराउंड 100 डेज टू मैच्योर एंड हार्वेस्ट। तो आफ्टर हार्वेस्टिंग दे आर लेफ्ट टू ड्राई, वो सूखने के लिए उसको हम स्प्रेड करके रख देते हैं। सेकेंड स्टेप इज़ रेटिंग। रेटिंग मीन्स वीकनिंग द फाइबर टू सेपरेट द फाइबर फ्रॉम द स्टेम। हम उसको थोड़ा वीक होने के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो स्टेम से हम इजीली उसको निकाल सकें। थर्ड कम्स ब्रेकिंग। ब्रेकिंग में हम एक वुडन ब्रेक जो कि एक इक्विपमेंट होता है उसको यूज़ करते हैं ताकि जो फ्लैक्स है जो एक इनर एंड आउटर लेयर के बीच में होती है हम उसको ब्रेक कर सकें। देन फोर्थ इज़ स्कचिंग। स्कचिंग में क्या होता है, जो लिनन फाइबर होता है उसको एक अनवांटेड प्लांट मटेरियल से, वो जो सेंटर में होता है उससे रिमूव कर देते हैं। And the last step is hackling. Hackling is the final process where the fiber is drawn through a series of metal combs to remove shorter fiber and clean it. तो basically जितने भी छोटे छोटे unwanted fibers होते हैं जिसको हम clean करके एक smooth fiber gain करना चाहते हैं तो वो hackling step में होता है। So इसका हमारा option आ जाता है code number 1, that is harvesting, retting, breaking, scratching and hackling. Then comes 36th question. Arrange interpersonal distances in communication from least to maximum. So जो हमारा एक कम्युनिकेशन का इंटरपर्सनल डिस्टेंसेस जो होते हैं बेसिकली उसको लीस्ट यानी सबसे कम डिस्टेंस किस में होता है और सबसे ज़्यादा किस में होता है उस बेसिस में उसको अरेंज करना है। सो हमको पता है कि इंटीमेट में सबसे कम बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, इट इज़ द क्लोजेस्ट। उसके बाद जो सेकंड होता है दैट इज़ पर्सनल। पर्सनल में यू आर क्लोज बट इज़ नॉट इंटीमेट। थर्ड कम्स सोशल। सोशल में एक आप लार्ज गैदरिंग थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस होता है पर्सनल से ज़्यादा, एंड पब्लिक में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। सो इसका कोड बन जाता है DBAC। सो हमारा ये है कोड नंबर 3 DBAC। Now next come 37th. Arrange in sequence the development of characteristics based on psychoanalytic perspective. So ये psychoanalytic theory जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी उसके बेसिस पे हमने इसको stages wise arrange करना है। So first is sucking activity. So ये हमारा होता है oral stage. So that is correct. दिस सेकेंड इज़ एनल स्टेज जो हमारा आता है टॉयलेट रिलेटेड एक्टिविटीज़ जिसमें टॉयलेट ट्रेनिंग भी होती है। थर्ड इज़ फैलिक स्टेज दैट इज़ प्लेजर इन जेनाइटल स्टिमुलेशंस। देन फोर्थ कम्स लैटेंट स्टेज दैट इज़ इट रिक्वायर्स दिस इज़ अ मोर फोकस ऑन सोशल वैल्यूज़, आपके फ्रेंड्स नेबर्स एंड फैमिलीज़ के ऊपर ज़्यादा आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इमेजिन करते हो। एंड देन इज सेक्शुअल इम्पल्सिस जो एक जेनाइटल स्टेज है। सो इसका हमारा सीक्वेंस बन जाता है AC देन BD एंड E। सो दैट इज ऑप्शन नंबर 3 ACBDE, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंट एंड जेनाइटल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स arrange the following in the sequential order of moving from lower order thinking skills to the higher order thinking skills for learning. इसके options है analyzing, evaluating, remembering, applying, creating and understanding. So अगर हम इसमें देखें तो सबसे जो lower order thinking skill होता है वो हमारा remembering में होता है जिसमें we just recall the knowledge जो हमें पता है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने सिर्फ समझा है, बेसिक जो हमें पता है बेसिकली उसकी जब हम नॉलेज को रिकॉल करते हैं जस्ट दैट इज़ रिमेंबरिंग, जब वो कैपेबिलिटी हमारे अंदर आ जाती है। उससे हायर जो होता है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि हम उसको कॉम्प्रीहेंड करते हैं एक एक्सप्लेनेशन के थ्रू। थर्ड इज़ अप्लाइंग। अप्लाइंग में हम एक इंफॉर्मेशन को एक न्यू सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। Then fourth comes analyzing. Analyzing में we break the information into parts and determine its relation. उनको break कर देते हैं parts में और आपस में क्या relation है वो analyze करते हैं। Fifth is evaluating. Evaluating means we make judgment based on a criteria or standard. हम उसको देखते हैं कि वो क्या criteria and standard पे के basis पे correct है या नहीं।
एंड जो हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल है दैट इज़ क्रिएटिंग, विच पुट्स वी पुट द एलिमेंट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू स्ट्रक्चर। इसमें हम जो हमारे को नॉलेज है उसको हम यूज़ करके एक न्यू स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। सो दैट इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल। सो इसका हमारा कोड जो करेक्ट है दैट इज़ थर्ड, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, evaluating and creating. Now next question is, arrange the following stages of group development as proposed by Bruce Tuckman in sequential order. So इन्होंने एक ग्रुप डेवलपमेंट की स्टेजेस दी थी एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम द ग्रुप फर्स्ट मीट्स। तो जब ग्रुप के मेंबर्स पहली बार मिलते हैं तब से लेके जब तक वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हो जाता, ये उस पूरी ड्यूरेशन को उन्होंने स्टेजेस में डिवाइड किया था। सो इसका जो सबसे पहला स्टेज आता है दैट इज़ फॉर्मिंग। फॉर्मिंग में क्या होता है, इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ, जैसे कॉलेज में इंट्रोडक्शन या ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे सब लोग आके एक दूसरे से फर्स्ट टाइम मिलते हैं। सो दैट इज़ अ फॉर्मिंग स्टेज। देन सेकेंड स्टेज इज स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग में क्या होता है, दे गेट टू नो अबाउट ईच अदर, एक दूसरे की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको क्या पसंद है या किन बातों पे इरिटेशन और गुस्सा होती है वो हमें पता चलता है। तो दैट इज़ स्टॉर्मिंग स्टेज। देन थर्ड कम्स नॉर्मिंग स्टेज। नॉर्मिंग स्टेज में पीपल नोटिस एंड अप्रिशिएट, वो दूसरे की वर्किंग स्टाइल को नोटिस करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं एंड दे एडजस्ट, उनसे जो एक्सपेक्टेशन होती है दे ट्राई टू फिट इनटू दैट। सो नॉर्मिंग में थिंग्स गेट टू स्मूदन अप। नाउ फोर्थ स्टेप इज़ परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग में क्या होता है, मेंबर्स आर नाउ मोटिवेटेड, दे आर कॉन्फिडेंट एंड फेमिलियर विद द प्रोजेक्ट एंड टीम। उनको पता है कि उनकी प्रोजेक्ट क्या है, उनकी टीम में कौन कौन है, व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। सो ये सब उनको नॉलेज है एंड ये एक ऐसी स्टेज है व्हेन दे कैन ऑपरेट विदाउट सुपरविजन। उनको सुपरविजन की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज दे नो उनको क्या करना है। सो दैट इज़ द स्टेप इन, दैट इज़ व्हाट वी डू इन परफॉर्मिंग। And the last, that is the fifth stage, is adjourning. Adjourning means project ends, project ख़त्म हो जाता है and जो टीम जो होती है वो disband, मतलब उनका जो टारगेट होता है वो अचीव हो जाता है। नाउ वो फ्री हो जाते हैं उस पर्टिकुलर टीमिंग में रहने से। सो कुछ लोग इसमें सैड हो जाते हैं बिकॉज दे गेट अटैच्ड टू देयर टीममेट्स। सो ये फाइनल स्टेज होता है एडजॉर्निंग। सो अगर हम कोड वाइज देखें तो इसका ऑप्शन है कोड नंबर 4, दैट इज़ फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजॉर्निंग। And the last question that we are going to do today is question number 40. Arrange in correct sequence the steps in hypothesis testing. So इसका आंसर हमारा है कोड नंबर 3, जिसमें फर्स्ट स्टेप है सी, अ स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, द नल हाइपोथेसिस इज फॉर्मुलेटेड अबाउट अ पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन अलॉन्ग विद ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हमें पता है जो हम एक सोल्यूशन इमेजिन या एक्सपेक्ट करके चलते हैं, जो एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है जो हमारी रिसर्च का, दैट इज़ अ हाइपोथेसिस। सो उसमें नल हाइपोथेसिस अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर अलॉन्ग विद द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक हम फॉर्म करके चलते हैं। Then second is a random sample is drawn from the population of observations and the value of sample statistic is obtained. हम उस पर टेस्ट करते हैं रैंडम पॉपुलेशन से, जस्ट टू टेक, जैसे पायलट टेस्टिंग टाइप हो गया, एक रैंडम सैम्पल हम ले लेते हैं पॉपुलेशन में से। Then next is the random sampling distribution or statistic under the consideration is examined to determine what sample outcomes would occur by chance if null hypothesis is true. And the last is null hypothesis is retained if the particular sample outcome is in line with the expected outcome if the hypothesis is true, otherwise it is rejected. So अगर जो हमारा हम लोगों ने जो ऑलरेडी हाइपोथेसिस सोचा होता है, अगर उसके साथ वो चलता है, उसके साथ वो करेक्ट होता है, वो आउटकम्स हमारे नल हाइपोथेसिस को मीट करते हैं, तो देन द नल हाइपोथेसिस इज़ रिटेन्ड, अदरवाइज इट इज़ रिजेक्टेड. So guys, that's it for this video, and next part में we are going to do the match the followings जो भी आए थे उस क्वेश्चन पेपर में. So I hope you like it. Please let me know your reviews in the comment box. Thank you.